उस समय गढ़वाली पलटन में बड़ा जोश था। चंद्र सिंह की कंपनी के 2 सिपाही पान सिंह दानू और पाती सिंह भंडारी को 1 मई 1930 से पेंशन मिल चुकी थी, अर्थात 1 हफ्ते के भीतर ही वह पेंशन पर देश लौटने वाले थे। इनके अंगूठे के निशान आदि सब हो चुके थे। चंद्र सिंह ने उन दोनों सिपाहियों से कहा, आप दोनों इस बगावत में शामिल न हो, क्योंकि आपको पेंशन मिल चुकी है। दोनों ने जवाब दिया, आप लोगों ने गढ़वाली माँ का दूध पिया, क्या हम लोगों ने भेड़ी का दूध पिया है? सारे भाई जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। हवलदार गोरिया सिंह नंबर 1 प्लाटून के प्लाटून कमांडर थे। उनकी भी पेंशन हो चुकी थी। चंद्र सिंह ने बहुत मुश्किल से उन्हें दस्तखत करने से रोका। यदि उस दिन चंद्र सिंह की बात न मानते तो वे भी पेंशन और जायदाद जब्त करा के जेलों में सड़ते। आखिरी तैयारी थी, नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। सिपाही अगर अफसर की आज्ञा न मानकर गोली चलाने से इनकार करे तो फौजी अदालत इसके लिए उसे मौत की सजा दे सकती है। यह मामूली अपराध नहीं था, यह सभी को मालूम था। चंद्र सिंह के पास चिट्ठी पत्री, डायरी और दूसरे संदेशात्मक कागज पत्र भी थे। उन्हें उन्होंने जला दिया। यह बटालियन वर्दी पहन हथियार लेकर तैयार हो गए। बटालियन को शहर में ले जाने के लिए 18 मोटर लारियां सामने रखी थी। चंद्र सिंह के पास अभी 2 प्लाटूनों को छोड़कर औरों के दस्तखत नहीं आए थे। शायद दस्तखत के कागजों को भेजने का मौका नहीं मिला। फालिन का बिगुल बजा। कंपनियां अपनी अपनी बैरकों के सामने फालिन हो गई। चंद्र सिंह की एक कंपनी के चारों प्लाटून नंबर 1 और नंबर 2 प्लाटूनों के बीच में आमने सामने फालिन होकर खड़े रहे। नंबर 1 प्लाटून के सामने नंबर 2 प्लाटून था और नंबर 3 के सामने नंबर 4। चंद्र सिंह की नंबर 4 प्लाटून के सामने बरामदे में खड़े थे। सभी अपने हथियारों से लैस थे। चारों प्लाटूनों की मशीन गनों को पीठ पर लादे खच्चर तैयार थे। एक कंपनी के चारों सरदार अपनी अपनी प्लाटून में आए। सूबेदार जय सिंह बिष्ट, जो एक कंपनी के कमांडर थे, भी आ गए। कायदे के मुताबिक किसी ने कंपनी फाइल और कंपनी तैयार की कहकर उन्हें रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि कंपनी हवलदार मेजर वहां उपस्थित नहीं था। वह अग्रगामी पार्टी के साथ 2 घंटे पहले शहर में चला गया था। कंपनी में कोई भी उनकी जगह काम करने को तैयार नहीं था। सूबेदार जय सिंह ने वह काम करना चाहा। उन्होंने हुक्म दिया, एक कंपनी अटेंशन। कोई अटेंशन नहीं हुआ। स्टैंड एट ईज। किसी ने नहीं माना। सूबेदार ने झुंझलाकर कहा, अरे कंपनी को क्या हो गया है? क्यों भाई, क्या बात है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सूबेदार ने अब प्लाटून कमांडरों को हुक्म दिया कि अपनी अपनी प्लाटूनों को मार्च करा के मोटर के पास ले चलो। इस समय नंबर 1 प्लाटून का कमांडर हवलदार गोरिया सिंह ने चंद्र सिंह के पास पहुंचकर पूछा, अब मैं क्या करूं? चंद्र सिंह ने कहा, तुम जाकर कर्नल साहब को रिपोर्ट दो कि हमारा प्लाटून बागी हो गया है। न जाने किसने उसको बरगला दिया, लेकिन खबरदार किसी का नाम मत लेना। हवलदार गोरिया सिंह कर्नल के पास चला गया। सूबेदार जय सिंह ताड़ गए कि चंद्र सिंह ने जो बात कही थी वह अब होने वाली है। सूबेदार ने चंद्र सिंह के पास आकर पूछा, चंद्र सिंह, यह क्या हो गया? क्या हो गया? क्या यह आपको मालूम नहीं? जानकर भी अनजान बनते हैं। बेचारे सूबेदार ने दुखी पड़ गई। उस समय जोश में आकर कुछ भी कह गया हो, लेकिन वह सर्वनाश के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़ी घबराहट के साथ चंद्र सिंह से कहा, भाई अब मैं क्या करूं? चंद्र सिंह को उसकी सूरत पर दया आ गई। उन्होंने जोर देकर कहा, खबरदार किसी का नाम मत लेना। जाकर कर्नल को रिपोर्ट दो कि मेरी कंपनी बागी हो गई है। न जाने किसने उसको भड़का दिया। इसके बाद नंबर 2 प्लाटून के समादार नंद सिंह नेगी और नंबर 3 प्लाटून के सरदार लूथी सिंह रावत ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, किंतु उनके प्लाटून भी टस से मस नहीं हुए। सभी बटालियन मोटरों में बैठ चुकी थी। केवल एक कंपनी की मोटर खाली पड़ी थी। इसकी खबर मिलने पर कर्नल ने सूबेदार जय सिंह और हवलदार गोरैया सिंह को धमकाकर भेजा कि जाओ अपनी कंपनियों को लाओ। दोनों कंपनियों में आए। फिर कोशिश की, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था।
अंत में जमादार नंदा सिंह अपनी प्लाटून के 4-5 नए भारतीय वाले सिपाहियों को पकड़ पाती में से बाहर निकाल धक्का मारा। नए छोकरे थे, डर के मारे चलने लगे। उनके पीछे सारा प्लाटून चल पड़ा। नंबर 2 प्लाटून अब मोटर के पास पहुंच गया था। नंबर 3 प्लाटून के कमांडर लूथी सिंह ने वही चाल चली और उसके जवान भी मोटर की ओर चल पड़े। अब वहां नंबर 1 और नंबर 4 प्लाटून ही रह गए थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निभाया। दोनों प्लाटूनों में से एक भी जवान ऐसा नहीं था जो अपनी जगह से ज्यों भी हटे। सूबेदार जय सिंह बिष्ट अब मुंह से आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं करते थे। सिपाही कहने लगे, चुप रहो नहीं तो मारे जाओगे। कोरैया सिंह चंद्र सिंह की पार्टी का आदमी था। जिस समय नंबर 2 और नंबर 3 प्लाटून मोटर के पास पहुंचे, उसी समय कर्नल वॉकर का अर्दली राइफलमैन कुंवर सिंह रावत की कंपनी के साथ मोटर में बैठने के लिए आ पहुंचा। उसको सच बातें मालूम हुई। कुंवर सिंह ने नंबर 1 और नंबर 4 प्लाटूनों को जब वहां नहीं देखा तो वह कंपनी की बैरक में चला आया, जहां चंद्र सिंह और उसके साथी बैठे थे। कुंवर सिंह ने आकर चंद्र सिंह से कहा, तुम कैसे बेवकूफ हो? वहां सारी बटालियन अपनी अपनी मोटरों में बैठ गई है और तुम यहाँ बड़े बहादुर बने खड़े हो। चंद्र सिंह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दोस्त घबराओ नहीं, यही तो काम करने का समय है। मैं सोच रहा था कि लोगों को बटालियन में आखिरी खबर भेजी जाए। तुम बड़े अच्छे समय पर आए। अब आखिरी काम तुम्हारे जिम्मे है, अगर कर सको तो करो। कुंवर सिंह ने कहा, जो भी हुक्म हो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करूँ? चंद्र सिंह ने कहा, भाई काम तो बहुत बड़ा है, अगर तुम कर सको तो करो। सारी बटालियन मोटरों में बैठ चुकी है, ये आप देख ही आए हैं। जाओ बटालियन के बीचों बीच खड़े होकर आवाज दो कि नंबर 1 और नंबर 4 प्लाटून के बेईमान लोग शहर जाने से इनकार कर रहे हैं, वह अपनी बैरकों से नहीं आ रहे हैं। कुंवर सिंह भी मर्द का बच्चा निकला। वहां जाकर बीचों बीच खड़ा हो बड़े जोर से आवाज में उसने वह बातें दोहराई जिन्हें कहने को चंद्र सिंह ने कहा था। जमादार उमराव सिंह बहुत सीधा साधा आदमी था, जिसके कारण उसे लुनिया कहकर लोग पुकारते थे। उसने भी कुंवर सिंह की बात को जोर से दोहराया। ए कंपनी के सिपाही शहर जाने से इनकार कर रहे हैं, वे लोग अपनी बैरकों में से नहीं आ रहे। उमराव सिंह की बात को मोटरों में बैठे चंद्र सिंह के दल के लोगों ने सुना। वह तुरंत अपनी अपनी मोटरों से बाहर निकल आए और अपनी अपनी राइफलें उठाकर बेतरतीब हो गए। कोई सीटी बजाता था, कोई इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता था। एक तरफ यह दृश्य था और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जनरल, उसके कई स्टाफ अफसर तथा गढ़वाली बटालियन के अंग्रेज और गढ़वाली अफसर चिल्ला रहे थे, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन इस समय कौन उनकी परवाह करने के लिए तैयार था? सभी सर पे कफन बांधे हुए थे। अफसर यह देखकर दंग रह गए। सभी अपनी अपनी बैरकों में जाकर हल्ला गुल्ला मचाते रहे। सड़क पर खड़ी खाली मोटरों में मक्खियां भिनभिना रही थी और सभी अफसरों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। ब्रिगेडियर जनरल और उसके स्टाफ ने वहां से भागने में ही खैरियत समझी। चंद्र सिंह की कंपनी के नंबर 2 और नंबर 3 प्लाटूनों के जो लोग मोटर में बैठने के लिए गए थे, उनके मुंह पर काली पुत गई। वह लज्जित होकर चंद्र सिंह और उनके साथियों से मिले। नंबर 1 और नंबर 4 के सिपाही उनके आचरण पर व्यंग मारते रहे और वे लोग बराबर उनसे क्षमा मांगते रहे। बटालियन के अंग्रेज अफसरों ने सूबेदार जय सिंह बिष्ट के साथ सूबेदार त्रिलोक सिंह रावत को ए कंपनी में भेजा। उन्होंने जवानों के सामने एक लंबा लेक्चर दिया, लेकिन उसे सुनने के लिए कान किसके पास थे? जमादार नैन सिंह ऑफिस क्लर्क था। उसने भी अंग्रेजों की खैर खाही दिखाने के लिए एक लंबा भाषण देते बतलाया, किस तरह हमारी वीरता का ख्याल करके अंग्रेज ने हमारी वीरता के लिए हमारी पलटन के नाम के साथ रॉयल खिताब जोड़कर उसे रॉयल गढ़वाल राइफल का नाम दिया। हमारे 2 जवानों ने पिछले महायुद्ध में वीरता का सर्वोच्च तमगा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया। पलटन के कारण हमारे गढ़वालियों को क्या क्या फायदे हैं? जवानों, अंग्रेज सरकार ने हम गढ़वालियों के ऊपर मेहरबानी करके हमारी 4 बटालियनें तैयार की है। सारे अंग्रेजी फौज
में हमारी बड़ी इज्जत होती है। अंग्रेज हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन आज इस ए कंपनी के कारण हम लोग अपना सब कुछ खो बैठे। हमें खूब मालूम है कि किन थोड़े से लोगों ने सरकार के सामने हमारे मुंह को कलंकित किया। याद रखो, उन्हें भी इसका खूब मजा चखाया जाएगा। ऐसी गुस्ताखी कर सुनने के लिए जवान तैयार नहीं थे। उन्होंने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, चले जाओ अंग्रेजी कुत्ते, भागो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिखनी चंद जमादार को वहां से मुंह छिपाकर भागने ही में खैरियत मालूम हुई। अंग्रेजों ने पलटन के सिपाहियों को पूरी तौर से अपनी मुट्ठी में रखने के लिए वहां ब्राह्मण पंडित भी नौकर रखे थे। वह इसी की रोटी खाते थे कि सिपाहियों में राजभक्ति कूट कूट कर भरे। पंडित ज्ञानानंद को मनुस्मृति और दूसरी जगह के कितने ही ऐसे श्लोक याद थे जिनमें राजभक्ति की महिमा गाई गई थी और राजद्रोही को नरक में भी ठिकाना न मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने तोते की तरह उन श्लोकों को दोहराकर सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही भली भांति जानते थे कि 7 समुंदर पार के अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है। वह हमारे राजा होने के अधिकारी नहीं है। देशभक्ति सबसे बढ़ चढ़कर है, जिसके लिए हमारे जवानों ने हंसते हंसते फांसी की रस्सी अपने गले में डलवाई। एक सिपाही ने पंडित को ठोक कर कहा, क्यों बेकार बकबक कर रहे हो, हम लोग सब जानते हैं। वह बेचारा भी अपना सा मुंह लेकर चला गया। वहां सवाल था देश भाइयों और देश की रक्षा का। देशभक्ति के लिए अपने निहत्थे भाइयों पर गोली चलाना भयंकर पाप था। यह बात सिपाहियों के मन में बैठ गई थी। पंडित ज्ञानानंद जी ने उस समय अपनी नमक हलाली दिखाते हुए अपनी गुलामी और देश के प्रति गद्दारी का परिचय दिया था। जब छोटे मोटे हथियारों से काम नहीं चला तो अंग्रेज अफसर स्वयं समझाने के लिए पहुंचे। पहले कप्तान चेपल आया। वह कर्नल वॉकर की जगह बटालियन का कमांडेंट ऑफिसर था। बटालियन का सर्वोच्च अधिकारी वॉकर अग्रगामी टुकड़ी के साथ शहर चला गया था। कप्तान ने बड़े तपाक से कहा, ए कंपनी अटेंशन। उसके अटेंशन की किसी ने परवाह नहीं की। 2-4 बार उसने हुक्म दिया, पर ए कंपनी बहरी थी। फिर उसने नंबर 4 प्लाटून के सामने आकर हवलदार नारायण सिंह से कहा, नारायण सिंह, तुमने और मैंने एक ही कंपनी में साथ साथ नौकरी की। तुम बहुत अच्छे और सीधे साधे ओहदेदार हो, लेकिन आज तुमको यह क्या हो गया है? मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों को क्या शिकायत है? यदि किसी बदमाश ने तुम्हें भड़काया है तो उसका नाम बता दो, तुम्हें कौन सजा नहीं दी जाएगी। अब कर्नल वॉकर भी आ गया। चंद्र सिंह ने नंबर 4 प्लाटून के पीछे ही बरामदे में एक खंबे के सहारे बैठे हुए थे। इसी समय उन्होंने अपनी जेब से नंबर 1 और नंबर 4 प्लाटूनों के दस्तखत वाले कागज को निकालकर हवलदार नारायण सिंह को देकर कहा, भाई जी, इस कागज को दे दो। नारायण सिंह ने कागज को कर्नल के हाथ में देते हुए कहा, आप इसे ले जाकर अपने दफ्तर में पढ़ लीजिएगा, जो बात है सब इसी में है। दस्तखत सिपाहियों ने रोमन अक्षर में किए थे और कागज के ऊपर लिखी हुई बातों भी रोमन अक्षर में थी। कागज को पढ़ा, नारायण सिंह की ओर देखते हुए कहा, शाबाश। फिर वह और अफसरों के साथ लेकर दफ्तर में चला गया। जिस समय अफसर लौट रहा था उस समय 2-3 सिपाहियों ने अपनी भुजालियां निकाल कर दिखाई। एक सिपाही ने राइफल में संगनी चढ़ाकर कहा, मार डालो। आजादी के दीवाने सन 1857 के बहादुर सिपाहियों ने इसी तरह अपनी वीरता और उमंगों का प्रदर्शन किया होगा, पर उनमें से किसी ने अपने सामने घटी घटनाओं को हमारे पास तक नहीं पहुंचाया। अंग्रेजों ने जो कुछ लिखा उसे अपने रंग में रंग कर लिखा। अब देश कहीं आगे जा चुका था। स्वतंत्रता की आकांक्षा इन्हीं गिने हृदयों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में उसकी बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के लाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, इससे कोई इनकार कर सकता है? गांधी जी ने सशस्त्र विद्रोह के लिए लोगों को नहीं तैयार किया था। चंद्र सिंह और उसके साथी उसे इस समय बेकार समझते थे, नहीं तो इसमें शक नहीं। पेशावर
कि बैराकों में भी उस दिन बैराकपुर का कांड दोहराया गया होगा। इसी समय एडजुटेंट कप्तान टक्कर पेशावर शहर से लौटकर यहाँ पहुंचा। जब बटालियन शहर जाने से इनकार करती है तो अग्रगामी टोली को पेशावर में रखने के क्या फ़ायदा था। एडजुटेंट टक्कर ने ए कंपनी को ज़रा दूर ही से कहना शुरू किया, ए कंपनी, आज तुम लोगों को क्या हो गया? जो होना था सो हो गया, जो करना था सो आप लोगों ने कर लिया। अब मेहरबानी करके अपने अपने हथियारों को कोर्ट में जमा कर दो और जो तकलीफ हो उसे मेरे पास आकर बताओ। सभी को मालूम था कि टक्कर शान से काम लेना चाहता है। सिपाहियों में से किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इस पर उसने इस कंपनी तथा दूसरी कंपनियों के दो दो आदमी बुलाकर कंपनी के अनुसार खड़े किए। उनमें चंद्र सिंह की कंपनी के थे नायक हरख सिंह घपोला, अल्मोड़ा जिले की घपोला सेरा गांव के निवासी, और राइफल मैन पाल सिंह दानू, मल्ला दानापुर निवासी। टक्कर ने सबके दाहिनी ओर हरख सिंह घपोला को खड़ा किया, फिर पान सिंह दानू को। इसी तरह औरों को भी क्रमशः उस पाती में खड़ा करके पहले नायक हरख सिंह से पूछा, नायक हरख सिंह, क्या आप बता सकते हैं कि आज हमारी बटालियन खासकर ए कंपनी ने क्यों बगावत की? नायक हरख सिंह ने कहा, जब मुझे बताना ही है तो मैं बताता हूँ। आप कागज कलम लाइए, मैं जो कुछ जानता हूँ उसे कहूँगा, आप उसे लिख लीजिए। टक्कर जनरल नोटबुक लाकर लिखने लगा। हरख सिंह ने कहा, हम लोग हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भर्ती हुए हैं, न कि उसे तकलीफ देने और गोली मारने के लिए। हम हिंदुस्तानी सिपाहियों को गोरों से बहुत कम तनख्वाह मिलती है और काम हमसे उनकी उपेक्षा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। गोरे सिपाहियों के सामने हम हिंदुस्तानी सिपाहियों की कोई इज्जत नहीं। जितनी तनख्वाह गोरों को मिलती है उतनी तनख्वाह पर हम 6 हिंदुस्तानियों को रखा जाता है, लेकिन काम उनसे 6 गुना ज़्यादा लिया जाता है। हम हिंदुस्तानियों को फौज में कोई बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता और सारे काम हम ही लोग करते हैं। और भूल गया हूँ, आप बाकी बातें और लोगों से पूछ लीजिए, मैं इतना ही जानता हूँ। इसके बाद कप्तान ने सिपाही पान सिंह दानू से पूछा। पान सिंह ने कहा, जो बात नायक हरख सिंह ने कही वही बात मैं भी कहता हूँ। बाकी सबने भी हरख सिंह की बात का समर्थन किया। आखिरी बार दरबान सिंह नेगी की थी, जिससे कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी कंपनियों में चले आए। जो कुछ वहाँ कहा था हरख सिंह ने उसे चंद्र सिंह को सुनाया। इस आशातीत सफलता पर चंद्र सिंह को खुश होना ही चाहिए था। आधे घंटे बाद टक्कर फिर एक कंपनी में आया। वह अपनी बात और बर्ताव में बहुत नरमी दिखला रहा था। उसने चंद्र सिंह को बुलाकर कहा, चंद्र सिंह, हवलदार यहाँ आओ। चंद्र सिंह ने उठकर पास जाकर पूछा, क्या बात है? टक्कर ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कंपनी के हथियारों को कोत में जमा करा दें। चंद्र सिंह ने कहा, क्या आपके ख्याल में इस बगावत का जिम्मेदार मैं ही हूँ? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पुराने हवलदार हैं। आपका कहना शायद हम लोग मान जाएं। यह बहुत अच्छा होगा। जनरल साहब कहते हैं कि आप लोग अपनी राइफलें छोड़ दें और जो आपकी मांगे हैं उन्हें आकर हमारे पास कहें। चंद्र सिंह ने जवाब दिया, अच्छा, आप जाइए, मैं कोशिश करूँगा। आप जानते हैं, मैं तो सिर्फ एक क्वार्टर मास्टर हवलदार हूँ। मेरे किसी प्लाटून पर कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी प्लाटून का कमांडर नहीं हूँ। जब प्लाटूनों के सरदारों का बस नहीं चल रहा तो मेरी क्या गिनती है? फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगा। टक्कर चला गया।